हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी के बारे में। हम लोग जिस प्रकार से पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी वैसी नहीं है। आप लोग शुरू से पढ़ोगे पृथ्वी गोल है। हम लोग को पूर्व क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा पृथ्वी कैसा है, गोल है। लेकिन हम लोग अगर जाने तो बचपन में जब थे तो कल्पना करते थे कि पृथ्वी एक जगह पे चपटी होगी, वहाँ जाते हैं तो देखो वहाँ तक आकाश दिख रहा है, वहाँ तक ही पृथ्वी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार जो है भू आब है। इस आकार को कहीं उसकी ढांसी हुई आकृति है, कहीं गड्ढी है, कहीं ऊंची है, कहीं पे खाई है, कहीं पे नदी है, कहीं समुद्र है। कोई समुद्र इतनी गहरी है, कोई समुद्र कम गहरी है। तो सभी जगह पृथ्वी का आकार सेम नहीं है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भूआब है। पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआब है। ठीक है, इंग्लिश में इसको जियोड बोला जाता है, यानी पृथ्वी का आकार जियोड के जैसा है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि पृथ्वी इस प्रकार से हम लोग मानते हैं, मतलब बनाया जिस प्रकार से है, मतलब इस प्रकार से हम लोग पृथ्वी को मानते हैं। तो आपने एक देखा होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। ये काल्पनिक रेखा है, मतलब वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब एक कल्पना बनाया गया कि यहाँ हम लोग देखते हैं। तो ये काल्पनिक रेखा है, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये बीच बीच में है, इसीलिए इसको 0 डिग्री तक करते हैं, इसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके कोणीय दूरी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। कोणीय दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश रेखा कहते हैं। कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। वैसे ही जब कोणीय दूरी, इसको विषुवत वृत्त को अगर हम लोग देखें, विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा को देखें, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। कौन सा गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विश्व को अगर हम लोग देखें तो पूरे पृथ्वी को अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी में 2 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और एक और बात आप लोग देखे होंगे कि हम बताएं कि पृथ्वी कहीं गहरी है, कहीं ऊंची है। तो इसका एक प्रमाण के रूप में हम बता दें कि कितनी गहरी है, कितनी ऊंची है। तो पृथ्वी पे अभी तक पाई गई है प्राकृतिक रूप से सबसे गहरी घाटी जो है, गहरी घाटी या गहरी गर्त जो है, मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त, इसको चैलेंजर गर्त के भी नाम से जानते हैं। इसका गहराई जो है 11,022 यानी 11,022 मीटर इसकी गहरी घाटी है। ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी घाटी है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी। प्रशांत महासागर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे तो वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, और सबसे ऊंची की बात करेंगे तो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। कई जगह पे आपको 8,850 में मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी अभी भी 8,848 देता है। तो हम लोग 8,848 को ही मानकर चलेंगे। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, तो हिमालय का भाग है। हिमालय क्या है, सबसे नवीनतम पर्वत है। ठीक है, ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, मतलब कभी आ जाए एग्जाम में पूछ देता है, जनरली ये सब चीज़ें पूछती है, इसीलिए बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक देखें कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अगर हम लोग एक काल्पनिक रेखा है तो काल्पनिक रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसमें आप एक चीज़ और देखे होंगे कि इस पोल को नॉर्थ पोल और इस पोल को साउथ पोल करते हैं। इसको नॉर्थ पोल और इसको क्या कहा जाता है, साउथ पोल। तो यहाँ से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकली हैं। यहाँ से कुछ काल्पनिक रेखाएं, इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। इसको कौन सा रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतर रेखाएं ऐसे पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली कोई ऐसी काल्पनिक रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जनरली ऐसा कहते हैं, इससे कोणीय दूरी के हिसाब से इसको देखा जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे कि देशांतर रेखाएं के बारे में चलते हैं, कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के बारे में। ये एग्जाम में पूछता है, जनरली ये टिपिकल क्वेश्चन होता है। जब कथन कारण करके दिया जाता है तो उसमें ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सिंपल सी बात अगर हम समझेंगे कि
आप जब देशांतर रेखा पढ़िएगा तो वो क्या होता है, एक पॉइंट से निकलता है। तो अगर इस पॉइंट से निकल रहा है तो यहाँ पे दूरी क्या होगी, शून्य होगी। यानी ध्रुवों पर जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। किसके बीच की, देशांतर रेखाओं को ध्रुवों पर क्या होती है, बीच दूरी 0 होती है। वही अगर दूरी बात करें विषुवत रेखा पे, आप देख रहे होंगे, देखिए कितना फैलाव है, एक रेखा से दूसरी रेखाओं के बीच में काफ़ी फैलाव है। इसके बीच की दूरी क्या होती है, 1.3 किलोमीटर। 1 2 और 1 3 यानी 3, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं, 1 यानी 3। तो 111 किलोमीटर मतलब क्या है, दोनों के बीच की दूरी 111.3 यानी 111 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्जैक्ट डाटा आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा, 1.3 बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विषुवत अक्षांश रेखाओं को देखते हैं। ये विषुवत है। विषुवत से क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर दूर हो इससे वैसे क्या है, कुछ काल्पनिक रेखाएं एकदम बराबर पैरेलल लाइन में एकदम खींची गई है। ये जनरली 3D रहता तो आपको क्या होता है, चारों तरफ से आपको गोल घूम कर दिखता, लेकिन यहाँ पे 3D तो हमारा फिगर है नहीं, तो हम लोग इस तरह से देखते हैं, तो इस प्रकार से बना हुआ है। आप इसमें एक चीज़ गौर करते होंगे, देखते होंगे, लगभग में सब का दूरी अगर पैरेलल बात करते हैं तो सबका दूरी क्या है, बराबर ही है, ठीक है। तो ये एग्जामिनर कभी कभी पूछते हैं कि अगर हम लोग ध्रुवों से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाए या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आए, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर ही होगी। देखिए आपको पैरेलल दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, यानी ध्रुवों के बीच की भी दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। तो और इसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। कितना किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। ध्रुव की ओर जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएं या विषुवत रेखा की ओर, तो सभी जगह क्या होगी, बराबर होती है। एक इसमें एक और बहुत अच्छा पॉइंट पूछता है, क्या पूछता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है। देशांतर की कुल संख्या जो है 360 है। कितनी संख्या है, 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 है। और अक्षांश रेखाएं की बात करेगा, तो अक्षांश रेखाएं की बात करेगा तो बोलिएगा कि 179 है। कितनी रेखाएं हैं, 179। और अगर पूछेगा कि अक्षांश बिंदु कितनी है तो बात कीजिएगा 181। इस बार बीपीएससी टायर 3 में यही पूछा हुआ था कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया था, 180 दे दिया था, ऐसा नहीं है। 179 क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, और 360 क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। अगर अक्षांश पॉइंट की बात करें, पॉइंट मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, जैसे ही आप ऊपर जाएगा तो 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 181 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा क्या है, तो ये तो हम बताएं आपको कि ये अक्षांश रेखाएं हैं। कर्क रेखा क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो बीच में अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं, तो ये क्या है, पृथ्वी के 0 डिग्री विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री आप ऊपर जाइएगा और 23.5 डिग्री नीचे जाइएगा, तो 2 रेखाओं को नाम दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि जनरली होता क्या है कि हम लोग का सूर्य जो है ऐसे है, ठीक है। तो सूर्य क्या होता है, कभी हम लोग का सूर्य अगर यहाँ पे मानते हैं तो सूर्य क्या होता है, यहाँ से इसकी रेखाएं या तो सीधा यहाँ पड़ सकती है या इसकी सीधी रेखाएं यहाँ पड़ सकती है। इसके इधर ना तो सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ेगी, न इसके इधर सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ेगी। तिरछी पड़ती है लेकिन सीधी रेखाएं नहीं पड़ती। सीधी रेखाएं इसी और इसी के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही होती है। इसके अलावा ऊपर चल जाएगा तो आपको जब भी मिलेगी सूर्य की रेखाएं तो तिरछी ही मिलेगी। तो इस आधार पे हम लोगों ने क्या है, काल्पनिक रेखा बता दी है। और ये जनरली मौसम इसी सब पे निर्भर करता है। अगर सूर्य की प्रकाश अगर इधर सीधा पड़ रहा है तो इस पार्ट में गर्मी होगी, अगर इधर सीधा पड़ रहा है तो इस पार्ट में गर्मी होगी, बीच बीच में पड़ रहा है तो मौसम दोनों तरफ में हुमस जैसा हो सकता है, गर्मी जैसा हो सकता है, नॉर्मल मौसम होगा। गर्मी पूरा नहीं होगा लेकिन नॉर्मल मौसम होगा, ठीक है। इस रेखा को कहते हैं हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। सबसे ऊपर में जो हम लोग के यहाँ से गुजरती है उत्तरी गोलार्ध से, उसको कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा इसका जो अगर हम लोग काल्पनिक रेखा या काल्पनिक पॉइंट की बात करें, सूर्य कहाँ तक कर्क रेखा पर जाता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाता है, नॉर्थर्न पॉइंट तक जाती है, ठीक है। और अगर हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पे होती है 23.5 डिग्री साउथ पॉइंट होती है। कितना पॉइंट होती है, 23.5 डिग्री साउथ पॉइंट होती है। तो एग्जामिनर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अफ्रीका कंटिनेंट। कौन सा कंटिनेंट होगा, अफ्रीका कंटिनेंट। ये भी पूछेगा इसमें कि सबसे ज़्यादा देश किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में ही है।
किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में ही है, सबसे ज़्यादा देश है। सबसे बड़ा महादेश पूछेगा तो वो होता है एशिया महादेश होता है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा, ये सिर्फ ऐसे ही छोटे बच्चे में आप पढ़ते होंगे, अभी ऐसा क्वेश्चन का कोई उतना डिमांड नहीं है। हाँ, इसमें पूछता क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पूछता ये है कि विषुवत देशांतर रेखाएं, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं और क्या उसको बोलते हैं कर्क रेखाएं कहाँ काटती है, ये पूछता है। ये पूछता है तो ये काटता है आपका अटलांटिक महासागर में काटता है। कहाँ काटता है? अटलांटिक महासागर में काटता है। तो इसको पॉइंट को याद रखिएगा कि कहाँ पे काटता है, अटलांटिक महासागर में। टायर 2 बीपीएससी जब टीचर का एग्जाम ले रही थी टायर 2 में, तो ये क्वेश्चन पूछी थी कि कहाँ पे काटती है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और कभी कभी सुनने को मिलता होगा, अगर हम लोग इसको क्या मानते हैं, पृथ्वी मानते हैं, ये पृथ्वी हम लोग का है, तो पृथ्वी को हम लोग बीच बीच में बात करें, यानी ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो आप एक नाम सुने होंगे आप क्या कि जलीय गोलार्ध कहा जाता है, किसी को भूमंडलीय गोलार्ध कहा जाता है, मतलब स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो जनरली होता क्या है, ये नामकरण कैसे पड़ा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे आप देखे होंगे कि ऊपर वाले भाग में यहाँ पे आपको एशिया मिल जाएगा, यहाँ पे आपको यूरोप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अफ्रीका मिल जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका मिल जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिए, गौर कीजिए, आपको ऊपर वाले भाग में इधर उधर सब फैला हुआ है, वो पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा देखिएगा कि आपको फैलाव में देखिएगा तो ऊपर में धरती ज़्यादा दिख रहा है, आपको ज़्यादा धरती दिख रहा है। इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा गोलार्ध जाना जाता है? स्थलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नीचे वाला को जलीय गोलार्ध क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आप देखिएगा तो जितने भी सागर महासागर हैं जनरली सबसे ज़्यादा इसी में आते हैं, इसलिए जिसको जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। कौन सा गोलार्ध कहते हैं? जलीय गोलार्ध कहते हैं। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछता है, मतलब किस्मत ख़राब हो तो कहा जाता है कि ऊँट पे बैठे रहेगा तो भी कुत्ता काटता है। तो वही, अगर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कुछ खास है नहीं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा पृथ्वी के बारे में, तो अब हम लोग चलते हैं भारत के बारे में। भारत की स्थिति क्या है? अगर हम लोग मैप में देखें, अगर ये हम लोग का पृथ्वी है तो यहाँ पे क्या है? विषुवत रेखा है, जनरली इसको समझिएगा हमेशा। तो भारत की स्थिति ऊपर में है, यहाँ पे भारत है विषुवत रेखा से ऊपर, यानी ये कौन सी गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर इससे हम बात करेंगे तो ये क्या है? नॉर्थ में है। ये क्या है? ईस्ट में है। तो भारत की जितनी भी अगर 0 डिग्री से हम लोग इधर नापेंगे तो ये क्या होगी? हम लोग की जब भी बात होगी तो नॉर्थ और ईस्ट की बात होगी। अक्षांश की बात करेंगे तो नॉर्थ की बात करेंगे, और देशांतर की बात करेंगे तो ईस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। ये भारत का एक रफली मैप है, मेरे द्वारा बनाया गया है। ये रफली मैप है, नॉर्मल मैप है, इसको देखिएगा, समझिएगा। तो भारत की बात करें तो भारत हम लोग को, प्यारा भारत इतना बड़ा है, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर दुनिया के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना है? तो इसका दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी हम लोग के पास जितना भूमि, विश्व की भूमि है, भूमि भाग है, उसका कितना परसेंट हम लोग के पास? 2.4% ही हम लोग के पास में भूमि है, ठीक है। इसमें पर्वत पठार, अगर हम लोग फिजिकल डिवीज़न जब पढ़ेंगे, 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है फिजिकल डिवीज़न, जब हम 9th क्लास का दूसरा चैप्टर फिजिकल डिवीज़न पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मतलब भारत में क्या है, भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझे कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, जो क्या है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम लोग इसकी कैसे पता करेंगे कितना कितना के बीच में भारत हो। कोई व्यक्ति आया कहे कि हमको भारत जाना है और मैप में देखकर बोले तो कैसे जाना है? तो इसके लिए क्या है, हम लोग अक्षांश रेखाओं को कुछ कुछ क्या किए हैं? अपनाए। जैसे काल्पनिक रेखा बताएं कि काल्पनिक रेखा है, तो सबसे पहले अगर भारत के मुख्य भूमि का बात करें
तो मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट लेकर कहाँ नॉर्थ गोलार्ध होगा, नॉर्थ होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थिति करता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना 37 डिग्री 6 मिनट के बाद अगर हम देशांतर रेखाओं के बीच में बात करें तो कितना होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में भारत क्या करता है कि मतलब मौजूद है। भारत का विस्तार इतना से इतना तक। भारत की अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यानी भारत की अगर हम उत्तर से दक्षिण जाना चाहें तो कितना किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा 3214 किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा। और अगर हमको पूरब से पश्चिम जाना हो या पश्चिम से पूरब जाना हो तो कितना किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा, तो ये पड़ता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ 2933 किलोमीटर अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमको दूरी कितना तय करना पड़ेगा 2933 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। 2933 किलोमीटर हमको तय करना पड़ेगा। पूरब से नॉर्थ से साउथ जाते हैं यानी दक्षिण से उत्तर जाते हैं या उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा 3214 किलोमीटर हमको तय करना पड़ेगा। तो भारत का जो स्थान है अगर हम लोग क्षेत्रफल देखें कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो भारत से भी तो बड़े देश हैं, या भारत कितने नंबर पे आता है, या भारत ही सबसे बड़ा देश है क्या मन में कल्पना होता हो, तो नहीं, भारत हम लोग का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या के हिसाब से चले अगर 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग चले तो भारत दुनिया का दूसरा पॉपुलेशन वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान के डाटा देखें तो हम लोग चीन से भी आगे निकल चुके हैं, यानी हम लोग जनसंख्या में सबसे आगे हैं। लेकिन ये डाटा जो है वो हम लोग का वर्तमान समय का डाटा है। लेकिन हम लोग का जो सेंसेक्स है 2011 में ही आया था, उसके बाद 2021 में आना चाहिए, 10 साल के बाद सेंसेस आता है। तो उस सेंसेस में हम लोग को नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कोविड का वो पीरियड चल रहा था जिसके वजह से नहीं हुआ। तो अभी कोई डाटा ऑफिशियल डाटा आया नहीं है। लेकिन हम लोग ये मान कर चलें कि हमारी जनसंख्या बहुत आगे हो चुकी है। लगभग में 140 करोड़ की जनसंख्या हम लोग के पास में है, 140-145 करोड़ के लगभग में जनसंख्या है। और उस समय के अकॉर्डिंग हम लोग की जनसंख्या बहुत कम थी, तो उस समय चाइना से हम लोग क्या थे, कम थे। तो 7 गो बड़ा देश में 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश में से भारत का स्थान 7वां नंबर पर आता है, जनसंख्या में दूसरा नंबर पर आता है। तो सबसे बड़ी उत्सुकता भाई कि इससे बड़े बड़े कौन कौन सा देश है। तो इसका हम लोग एक ट्रिक लिखे हैं, एक ट्रिक जानते हैं। इसका ट्रिक बहुत आसान है, यह याद कीजिएगा तो बहुत आसानी से याद होगा, क्योंकि ऐसे आप नंबर कितना याद कीजिएगा। तो इसका एक ट्रिक है, रुक USA, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया को देखना है, और ऑस्ट्रेलिया को देखना है, ऑस्ट्रेलिया को देखना है। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है। तो रूस से क्या हो गया, यानी दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर बात करेगा तो कौन सा है, रूस। सेकंड नंबर पे कौन है, कनाडा। तीसरा नंबर पे क्या है, USA, चीन, ब्राज़ील। ये पहला नंबर पे 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद किसको देखना है, तो भारत देखना है। तो ठीक है, तो क्या है, भारत 7 नंबर पे क्या है, हमारा प्यारा भारत है। यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल जानते ही हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद क्या देखेंगे, विश्व की कितना भूमि है, 2.4% भूमि हम लोग के पास में है। ठीक है, जनसंख्या बात करेंगे तो 2011 की जनसंख्या बात करें तो 70.5% हम लोग के पास जनसंख्या थी। 70.5% क्या थी, हम लोग के पास जनसंख्या थी। ये 2011 का डाटा है, इसको अब कोई उतना वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 2021 की डाटा 22, 24, 25 तक में पक्का वो क्या हो जाएगी, मतलब रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन अभी जब तक एग्ज़ाम है तब तक आप क्या कीजिए, इसको याद रखिएगा कि क्या है, फिर जैसे डाटा आएगी वैसे आपको बता दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से संतुष्ट नहीं होता है, आप किसको जानते हैं, ये सब क्या है, बच्चा वाला है, सब कोई जानता है। लेकिन एक चीज़ क्या है, ये पिछले बार टायर 2 में BPSC पूछा है। BPSC का ये क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। अभी टायर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा कि बिहार का प्रतिशत कितना है। तो हम सब कुछ बात करेंगे, अभी भारत के बारे में जानते हैं, उसके बाद सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको आगे चलते हैं तो एक चीज़ आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि
सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा होगा और सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा होगा भाई। अगर हम भारत के सबसे उत्तर में जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा, और सबसे दक्षिण में जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पूरब में जाते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा, और सबसे पश्चिम में जाते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसको हम लोग जानेंगे कैसे, तो हम लोग देखें एक बार मैप में देखें अच्छे से, तो हम सबका नाम भी लिखे हुए हैं कि कौन सा कहाँ कहाँ पे पड़ता है। तो सबसे उत्तरी पॉइंट है ये 37 डिग्री 6 मिनट जहाँ पे है वो इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा क्या करेगी? कॉल करेगी। कहाँ कॉल करेगी भाई? जहाँ पे कोई संसाधन नहीं है वहाँ पे कॉल करेगी। यहाँ पे ही आपको हिमालय पर्वत होगा, तो हिमालय पर्वत में कोई जाकर तो नहीं ना करेगा, क्या करेगा? फ़ोन करेगा। तो फ़ोन करेगा मतलब फ़ोन मतलब कॉल करेगा, तो इंदिरा क्या करेगा? कॉल करेगा। तो इसलिए इसको क्या कहे? इंदिरा कॉल। क्योंकि ये पॉइंट इंदिरा कॉल ऐसा क्यों बताएं कि कॉल करेगा इंदिरा, इसलिए बताएं कि जनरली होता क्या है, इंदिरा कॉल और आप देखिए एक नीचे देखिएगा इंदिरा पॉइंट। भाई अब ऊपर वाले को इंदिरा कॉल बोलें या इंदिरा पॉइंट नीचे वाले बोलें, तो हम लोग भी जिस समय पढ़ते थे अभी भी पढ़ते हैं तो हम लोग को भी क्या होती है? कन्फ्यूजन होती है। तो हम लोगों ने क्या किया? अपना ट्रिक बना लिया। क्या ट्रिक बना लिया कि इंदिरा कॉल किससे कहेंगे? तो इंदिरा कहाँ? जहाँ पे फ़ोन जहाँ पे जाएगा, पहाड़ वहाड़ रहेगा, वहाँ जाने से अच्छा है कि ये भाई एगो फ़ोन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता था। इंदिरा क्या करेगी? कॉल करेगी। इंदिरा क्या करेगी? कॉल करेगी। तो इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का नहीं है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछता है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन है? तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत के सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु, सुदूर का मतलब सबसे दूर में, और दक्षिण बिंदु जो है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट है। 2004 में एक सुनामी आया था, ठीक है, आपने उसका नाम सुना होगा सुनामी का। वो सुनामी आया तो ये क्या हो गया? डूब गया। इसमें बहुत से लोग मरे थे। इंडोनेशिया के आसपास में सुनामी आई थी, इंडोनेशिया में भी काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। ये डूब गया अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें क्या? सबसे ऊपरी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट और सबसे दक्षिणी पॉइंट के बारे में जाने। अब हम लोग चलते हैं क्या? सबसे पूर्वी पॉइंट और सबसे पश्चिमी पॉइंट। आप मैप देखते होंगे तो एक चीज़ देखते हैं, ऊपर लिखते हैं नॉर्थ, नीचे लिखते हैं साउथ, इधर लिखते हैं ईस्ट, इधर लिखते हैं वेस्ट, ठीक है। यानी अब हम लोग देखेंगे पूर्वी पॉइंट के बारे में जानेंगे। पूर्वी पॉइंट का नाम क्या है? पूर्वी पॉइंट जहाँ से शुरू होता है वो 97 डिग्री 25 मिनट होता है। वो कहाँ से होता है? कीबथू में है। कहाँ में है? कीबथू में। किबथू क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है किबथू, सबसे दक्षिण में, यानी सबसे दूर में, सबसे पूरब में अगर कोई पॉइंट है तो वो कौन सा है? तो किबथू है। किबथू एक जगह का नाम है। कहाँ में पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे हम लोग पश्चिम में जाने तो सबसे पश्चिम में गुहर मोती या गोहर माथा के नाम से जानता है। कहीं कहीं पे अलग अलग नाम देता है, लेकिन आप ये एकदम रखिएगा कि गोहर माथा या गोहर मोती। कई अभी दृष्टि का जो दृष्टि IAS का जो बुक है जिसमें देता है गोहर माथा देता है, कहीं कहीं पे गौहर माथा देता है। आप SCRT बिहार के SCRT पढ़िएगा तो उसमें देता है गोहर माथा देता है। तो कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, उससे मिला जुला रहे तो आप उसको क्या कर दीजिएगा? मार सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गोहर माथा है ये कहाँ में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, आपने एक चीज़ देखा होगा कि देशांतर रेखाओं से ही क्या होता है? टाइम का सेट किया जाता है कि हम अपना घड़ी में क्या टाइम रखें, तो देशांतर रेखाएं से ही किया जाता है। तो देशांतर रेखाएं, अब सोचिए कि भारत यहाँ से यहाँ तक है और हर एक अक्षांश देशांतर रेखा, एक देशांतर रेखा को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, एक देशांतर रेखा को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट का क्या होता है? समय बढ़ जाता है। 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। तो भाई अगर हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री के बीच में मतलब 30 मिनट का लगभग में फ़र्क है, 30 डिग्री का लगभग में फ़र्क है, यानी 2 घंटे का लगभग 2 से ढाई घंटे का लगभग में फ़र्क है, तो भाई सब जगह का तो टाइम ही चेंज हो जाएगा। हम बिहार में कुछ और बजे है, वहाँ कुछ और बजे है। जैसे यहाँ सुबह पहले होता है, यहाँ सुबह बाद में होता है, यहाँ शाम पहले हो जाती है, यहाँ शाम बाद में होगी, तो भाई तो कन्फ्यूजन तो होगा। तो हर एक पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया। कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोन में, पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया। टाइम जोन का मतलब हर एक घंटा को, मतलब हर एक एती को क्या किया गया? एक टाइम जोन में बांटा गया। हर एक घंटा को एक टाइम जोन में बांटा गया। तो भारत का भी कोई ना कोई मानक रेखा होना चाहिए कि सब जगह का टाइम एक हो। तो भारत को यहाँ से उत्तर प्रदेश के पास से एक रेखा गुजरी है जिसको 82.5 डिग्री
पूर्वी पॉइंट जिसको बोला जाता है, यहाँ से भारत की मानक समय रेखाएं काउंट की जाती है। कहाँ से की काउंट की जाती है? 82.5 डिग्री से। और 82.5 डिग्री जहाँ से हम लोग का टाइम मेनली टाइम किया जाता है, वो किया जाता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एक जगह है, ठीक है, मिर्ज़ापुर को, या फिर ऐसा देता है इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद क्या है? एक जगह है उत्तर प्रदेश की, इलाहाबाद एक जगह है, इलाहाबाद के जगह के ही मिर्ज़ापुर एक जगह है, मिर्ज़ापुर के नैनी जहाँ पे जगह है, वहाँ से हम लोग का मेनली क्या होता है? टाइम से होता है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ से नहीं मानता है कि कहाँ से जाता है या कैसे जाता है, ये नहीं मानता है। एग्जामिनर कहता है कि जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं वो कहाँ कहाँ या किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपना ऐसे याद किए हैं। देखिए, एक इसको हम लोग याद किए हैं यूपी एपी एमपी, यूपी एपी एमपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा, ठीक है। हम लोग याद किए अपना यूपी एपी एमपी, यूपी एपी एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एमपी का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ये पांचों जगह से गुजरती है, ठीक है। यानी भारत का जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक बहुत इम्पोर्टेंस होता है जो भारत के जलवायु को परिवर्तन करने में या भारत के जलवायु में बहुत अहम रोल होता है उसका, यानी मेन मुद्दा होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो आपको याद आना चाहिए कि हम लोग कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका कई गो ट्रिक है। एक सबसे पुराना ट्रिक जिसको आप लोग याद भी किए होंगे, कई बार पढ़े भी होंगे, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, यानी क्या है? मिस हो गया मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। यानी ये 8 राज्यों से होकर क्या करती है? गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जो राजधानी से गुजरती है वो राजधानी जो होती है वो रांची होती है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मतलब कर्क रेखा पे कौन सी राजधानी है? तो कर्क रेखा पे राजधानी जो है वो रांची है। रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की राजधानी, ठीक है। तो कर्क रेखा पे कितने राज्य? 8 राज्य। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। 8 राज्यों से क्या होती है? भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। और